नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपका दोस्त अनिल पाहवा। देश भर में चुनावों का सीज़न चल रहा है। चुनावों का सीज़न अभी 1 जून तक चलेगा, 4 जून को रिज़ल्ट आएंगे। इस पूरी भाग-दौड़ में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो 400 से ऊपर सीटें ले जाएगी। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है और इस दावे के पीछे कितनी सटीकता है, इस सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं श्री तरुण चुग, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इसके साथ साथ वो जम्मू कश्मीर तेलंगाना के प्रभारी भी हैं। तरुण चुग जी, आपका पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तरुण जी, बहुत बड़ा सवाल है, 400 पार संभव है? निश्चित रूप से संभव है और पूरे देश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो अटूट विश्वास है, जो 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, एक गरीब की झोंपड़ी में रसोई गैस, शौचालय, पीने का पानी, मेडिकल इंश्योरेंस और अगले 5 साल भोजन देने की गारंटी। देश की जनता आज देख रही है कि किस तरह पूरे विश्व में भारत की चमक व धमक बढ़ी है। जनता के मन में एक आदर भाव है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार 400 पार होने वाला। तरुण जी, बहुत बड़ा सवाल है कि अभी 3-4 चरणों का चुनाव हो चुका है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि अभी हम 400 के बहुत करीब हैं। तो आपको क्या लगता है? ऐसा कि पहले जो 5 चरण हैं वो 20 तारीख तक पूरे हो जाएंगे। तो 5 चरणों का अगर अभी तक का एनालिसिस दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आगे आ चुकी है। अब अगले 2 चरणों में हमें 400 के आंकड़े के पार पहुंचना है और 370 पर भाजपा को और सभी को मिलकर 400 के पार पहुंचना है। ये इस एक तरह का देश के नागरिकों का विकसित भारत, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टारगेट रखा है देश का कि भारत अब विकासशील राष्ट्र से विकसित भारत की ओर बढ़ेगा और भारत की जो विजय यात्रा है उसकी शुरुआत 26 मई 2014 से हो चुकी है। एक ट्रेंड है जो 5 चरणों में दिख रहा है और वो ट्रेंड बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आगे है और अगले 2 चरणों में वो 400 के आसपास पहुंच जाएगी। 370 सीटों के आंकड़ा हमने अपने लिए रखा है और 400 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेगा। तरुण जी, एक चुनावों में हम एक चीज़ सामने आ रही है जो सबसे बड़ी है कि परसेंटेज कम आ रही है वोट। तो क्या भाजपा इस जो परसेंटेज है उससे सेटिस्फाइड है? ऐसा है, परसेंटेज पहले चरण में क्योंकि दक्षिण भारत था और लोगों को लग रहा था गर्मी वगैरह है, लेकिन अब बिल्कुल ठीक आ रही है। और आप तो देखिए, मैं 13 मई का जो पोल हुआ है श्रीनगर में, 4% 5% पोलिंग वाले एरिया में 38% पोल हुआ है। और जो लोग बायकाट की राजनीति करके सत्ता में पहुंचते थे, जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको भी एक लेसन दिया है कि अब जम्मू कश्मीर की जनता 370 और 35 से जाने के बाद उनके मन में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकास व विश्वास का जो उनकी योजना थी, जनता उस पर चल पड़ी है। और ये विश्वास, लोकतंत्र के प्रति विश्वास, ये देश की डेमोक्रेसी में उनकी इतनी बड़ी हिस्सेदारी, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया है, वो एक वहाँ के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में निकल कर मोहर लगाई है कि मोदी जी, हम आपके विकास के साथ हैं और आप पर हमें पूरा विश्वास है। भारत आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होते हुए वो भी पूरी तरह से आगे बढ़ेगा। चुग साहब, 400 प्लस प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, पूरी भाजपा कह रही है और सोशल मीडिया पर एक चीज़ बड़ी ट्रेंड कर रही है कि अगर 400 प्लस हो जाती है भाजपा तो ये मन मर्जी पे उतर आएगी, अपनी मर्जी से कानून बनाएगी, लोगों को दोबारा वोट नहीं डालने देगी। इस तरह के एक ट्रेंड चल रहा है, तो उस पर क्या आपकी टेक क्या है? भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि काली करतूतों से भरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 2 दशक तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 1 दशक से वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। हमारी पहली सरकार हो या दूसरी सरकार हो, पूर्ण बहुमत की सरकार है।
इसलिए कोई हमारी नई सरकार आ रही है और बहुमत लेके आ रही है, ऐसा नहीं है। और गुजरात में भी थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम सत्ता में रहे, लेकिन हमारी सरकारों का उद्देश्य जनहित और गरीबों के कार्य करना और भ्रष्टाचार के समूल नाश के लिए काम करना, इसी मंत्र पर हम आगे बढ़े हैं, सबका साथ सबका विकास। और ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर आपातकाल लगाया था और प्रेस का गला घोटा था। और मेरे को याद है कि ऐतिहासिक घटना कि आपका अखबार पंजाब केसरी, जिसकी आपातकाल के विरुद्ध उनके चलने के कारण, जनता की आवाज़ बनने के कारण उसकी बिजली काट दी गई थी, और इसी कांग्रेस के विरोध में परम पूजनीय लाला जी ने पंजाब केसरी अखबार को जनरेटर से चलाया था, ट्रैक्टर से चलाया था। तो इसलिए इनकी काली पृष्ठभूमि है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर भाई भाई को, प्रांत प्रांत को, भाषा भाषा को लड़ाया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने 1984 के अंदर दिल्ली में सिख कत्लो गारत कराई। इनकी काली पृष्ठभूमि है, इसलिए ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और उसके बाद लगातार मोदी जी ने एज ए मुख्यमंत्री और एज ए प्रधानमंत्री भी 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। लेकिन ये बात निश्चित है, हम लूटने नहीं देंगे। देश के साधनों पर देश के गरीबों का पहला अधिकार है। देश के साधनों का प्रयोग देश की तरक्की में होना चाहिए, किसी परिवार व वंश की लूट के लिए नहीं। जीजी और जीजा जी के लिए देश के किसानों की जमीन नहीं बांटी जा सकती। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में दक्षिण भारत की बात करी है, तो दक्षिण भारत में भाजपा की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि उसे सफलता मिले, लेकिन उस तरह की सफलता नहीं मिल रही है। इस बार क्या लग रहा है? बहुत अच्छी ग्रोथ से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में आगे बढ़ी है। कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भाजपा की उपस्थिति सभी राष्ट्रीय पार्टी से सबसे ज़्यादा आने वाली है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरा पंजाब केसरी के साथ 40 साल पुराना रिश्ता है। आप जब 4 तारीख के बाद मिलेगा तो आप देखिएगा कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो। मैं आपको दावा कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरेगी। और निश्चित रूप से हम वहां आंध्रा में भी सरकार बनाने जा रहे हैं, और सभी जगह पर जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनकी नीतियों के साथ, उनकी सोच के साथ, उनके गरीबी के खिलाफ जो उन्होंने जंग लड़ी है उसके खिलाफ है, उनके आशीर्वाद जनता को मिल रहा है। एक चुग साहब, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रधानमंत्री जी को एक डिक्टेटर के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है, विपक्ष के लोग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभियान चला रहे हैं वो उसके पीछे उनका मनोरथ क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग कल तक कठपुतली से 10 साल सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 जनपद से चलाते थे, कठपुतली से सरकार, जो लोग प्रधानमंत्री के अध्यादेश को राहुल गांधी जी प्रेस में पाड़ देते थे, जिनकी दादी जी ने देश के अंदर आपातकाल लगाया, देश में एक बार आपातकाल लगा जब पूरी प्रेस जेल में थी, नेता जेल में थे, वो हमें लोकतंत्र और का पाठ पढ़ा रहे हैं। उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं, हमारी पार्टी में भी लोकतंत्र है। और हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर चलने की सोच वाले व्यक्ति हैं। हर फैसला सहमति से होता है और हर फैसले के अंदर एक बड़ा विजन दिखता है। अब मेरे को बताइए कि देश के अंदर हर घर में शौचालय होना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब इन्होंने घोषणा की थी तो यही पार्टियां हंस रही थी। तो 11 करोड़ घर निकले जहां पर रसोई गैस नहीं था, 11 करोड़ घर निकले जहां पर शौचालय नहीं था, 14 करोड़ ऐसे घर थे जिन पर पीने का पानी टैप से नहीं आता था। देश के अंदर 55 करोड़ लोग थे जिनका बैंक अकाउंट नहीं खुला था। देश के अंदर 35 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको मेडिकल इंश्योरेंस मिलना जरूरी था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। 80 करोड़ गरीबों के घर पे फ्री अनाज पहुंचाया और अगले 5 साल पहुंचाने की गारंटी का मतलब है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। अगर ये डिक्टेटरशिप है, ये बताइए क्या डिक्टेटरशिप है? 4 करोड़ गरीबों को घर देना, क्या ये डिक्टेटरशिप है? गरीबों के लिए मुद्रा लोन खोलना, बिना गारंटी लोन देना, एक रेडी छाबड़ी वाले से लेकर एक इंडस्ट्री लगाने तक हर व्यक्ति की चिंता करना। गरीब
के पाँव में छाले ना पड़े, गरीब के घर में लाइट रहे, हर घर में सोलर से फ्री बिजली की गारंटी देना, ये क्या डिक्टेटरशिप है? देश के गरीबों के लिए काम करना और विश्व के अंदर भारत की चमक दमक पहुंचाना, इसके लिए आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कोविड की महामारी का राक्षस पूरे विश्व को खा रहा था, प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन लगाया तब भी इन्हीं नेताओं ने उसका विरोध किया। जब लॉकडाउन के अंदर उन्होंने जगह जगह पर कोविड हॉस्पिटल क्रिएट किए तब भी ये लोग विरोध कर रहे थे। जब ऑक्सीजन पहुंचाने की बात आई तब भी यही विरोध कर रहे थे। वेंटिलेटर पहुंचाने की बात आई तब भी विरोध कर रहे थे। जब कोविड की वैक्सीनेशन भारत ने बनाई तब ये रूस का गाना गा रहे थे, ये अमेरिका का गाना गा रहे थे। भारत ने अपनी निर्मित कोवैक्सीन पूरे देश में लगाई और ये लोगों को कह रहे थे कि ये वैक्सीन लगाएंगे तो नमर्द बन जाएंगे, ये वैक्सीन लगाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। 250 करोड़ इंजेक्शन, 250 करोड़ वैक्सीनेशन इस देश में फ्री हुई है। बट तरुण जी, जो कोविशील्ड को लेके एक जो स्टेटमेंट आई है कंपनी की, वो भी एक सच है कि उससे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, या उससे प्रॉब्लम। ऐसा है भाई साहब, 250 करोड़ वैक्सीनेशन लगी, 250 कंप्लेंट्स भी नहीं आई। केवल देश के खिलाफ बोलना है। बट ये तो कंपनी की स्टेटमेंट है, कंपनी की स्टेटमेंट कोर्ट में स्पष्ट हुई है कि वो स्टेटमेंट उनकी नहीं है। एक छोटी सी नकली एनजीओ बनाकर कभी नक्सलवाद के लिए काम करना, कभी आतंकवाद के लिए काम करना, कभी देश के लिए काम करना। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोवैक्सीन पर एक पिक्चर बनी है, किसके ऊपर कितना बड़ा माफिया था और कैसे प्रधानमंत्री ने उसको डील किया है। अनुपम खेर जी की बहुत अच्छी पिक्चर है, एक बार देखिएगा, आपको समझ आएगा कि इंटरनेशनली हमने कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाकर दुनिया के अंदर लोगों की जान भी बचाई है, भारत की साख भी बचाई है। ये लोग तो वही थे, आप याद करिए जून 2020 में इनके आर्टिकल्स आते थे कि 33% आबादी भारत की मर जाएगी। इनको मानो तो 33% लोग यानी 40 करोड़ लोग मर चुके होते भारत के। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी है, मोदी का मतलब है मोदी है तो मुमकिन है। तरुण जी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक हिंदू मुसलमान को लेकर एक स्टेटमेंट दी, मंगलसूत्र को लेकर एक स्टेटमेंट दी, क्या उससे डैमेजिंग नहीं हुई पार्टी की? हमारी सोच है सबका साथ सबका विकास। हमारी कोई भी स्कीम किसी जाति, किसी वर्ग के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो उसमें आता है उसको मिलना चाहिए। लेकिन आप बताइए, जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण का लाभ केवल एससी, ओबीसी और एसटी को मिलेगा। अगर कोई पार्टी अपने वोट बैंक के लिए उस अधिकार को एससी, ओबीसी और एसटी से छीनकर किसी एक खास वर्ग को देने की योजना बनाए तो उसका विरोध करना चाहिए। संविधान बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, राष्ट्र को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। असल में कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा, तिरंगा और अपना एजेंडा दोनों मुस्लिम लीग के पास गिरवी रख दिया है। आपको यकीन ना हो तो अपनी ही अखबार का देखिएगा, केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल ऑर्डर निकाला कि राहुल गांधी की और कांग्रेस की किसी सभा में तिरंगा लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि मुस्लिम लीग के लोग नाराज होते हैं। आप कृपया अपने तिरंगे मुस्लिम लीग के कार्यालय में जमा करा दें। जो पार्टी अपना झंडा नहीं बचा पाई और जिस पार्टी ने एजेंडा भी मुस्लिम लीग से गिरवी ले लिया है, जो जॉर्ज सोरेस की टूल किट का हिस्सा बन के देश के अंदर और देश के बाहर भारत के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम कर रहे हैं, जनता उन्हें करारा मजा दिखाएगी, करारा जवाब देगा। राहुल गांधी तो नारा ले रहे हैं कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान लेके आए हैं। भाजपा को कितना मोहब्बत नुकसान? की दुकान का बोर्ड है, लेकिन बेच जात पात का विष रहे हैं। अभी क्या दक्षिण भारत में भाषा के विवाद को खड़ा कर दिया, कभी कास्ट के विवाद को खड़ा करना चाहते हैं, कभी भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, कभी आप कहते हैं कि देश के अंदर 55% विरासत टैक्स लाएंगे और हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीनकर वो बांट दी जाएगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी आएगी उस पर पहला अधिकार मुस्लिम्स का है। आप क्या करना चाहते हैं देश में?
क्या आपके पिताजी आपको एक मोटरसाइकिल जाती दफा दे के गए, उसका एक टायर और अगला स्टेयरिंग उतार के सरकार के खजाने में जमा हो जाएगा और वो जाकर किसी एक वोट बैंक के कारण किसी को दे दिया जाएगा? माँ अपनी बेटी को मंगलसूत्र दे के जाती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। माँ के मरते ही वो मंगलसूत्र तोड़कर आधा सरकार के खजाने में जमा हो जाएगा और वो जाकर किसी खास समुदाय को मिलेगा। क्या ये तर्क संगत है? क्या ये संविधान संगत है? क्या देश के अंदर 55% टैक्स लग सकता है? क्या हम अमेरिका जहाँ इस तरह का विरासती 55% टैक्स है, क्या भारत उस तरह से जी सकता है? क्या हमारी सभ्यता सेविंग की सभ्यता, उनका कल्चर एक्सपेंस का कल्चर है? हम सेविंग के लोग हैं। हमारे यहाँ लोग अपने बच्चों, पोतों, दोतों के लिए भी पैसा छोड़ के जाते हैं। केवल मुस्लिम लीग का एजेंडा पकड़कर आप भारत के अंदर 55% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। पर तरुण जी, क्या ये जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी चला रहे हैं, इससे भाजपा को नुकसान हो रहा है भाई? देखिए, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि 1984 के सिख कत्लो गारत की विधवा कॉलोनी है दिल्ली में, उनके घर से 4 किलोमीटर दूर। एक बार जाएं तो सही, पता लगे कि किन्होंने उनको मारा था। ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले भूल गए कि जिन्होंने सिख कत्लो गारत की थी वो कमलनाथ इनके मुख्यमंत्री बने और इनके अध्यक्षीय काल में बने। वो जगदीश टाइटल आज भी कांग्रेस में है। ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले भूल गए कि जिसने भोपाल गैस कांड किया था वो एडिसन को रेड कारपेट बिछाकर भारत से इनके पिताजी ने भगाया था। ये भूल गए कि देश के अंदर, पंजाब के अंदर 35,000 परिवार हैं जो आतंकवाद पीड़ित होने के कारण उनके घर में शहादत हुई है। एक के घर भी गए कभी? कौन सी मोहब्बत की दुकान? केवल नारा लगाने से आप, बोर्ड तो लगाया मोहब्बत की दुकान, बेच आप नफरत रहे हैं। आप बताइए, स्वाति मालीवाल के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, मुख्यमंत्री के सरकारी निवास के अंदर स्वाति मालीवाल को, जो कि उनकी ही पार्टी की महिला सांसद है, लाते मारी गई, घूसे मारे गए, छड़ी से पीटा गया, उसके कपड़े खींचे गए। ये महिला सुरक्षा का चीरहरण करते हैं आप, और बचाने के लिए केजरीवाल सामने आते हैं। पर वो तो और अरेस्ट हो गया ना। उसकी तो मेडिकल हो गया। कल तक तो ये कह रहे थे हो नहीं रहा, तो संजय सिंह ने क्यों बयान दिया? संजय सिंह ने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वैभव कुमार अरेस्ट हो गए ना। वैभव कुमार ने किसके इशारों पर ड्राइंग रूम में आकर उसको पीटा? वो तो मुख्यमंत्री को मिलने आई थी। क्या मुख्यमंत्री का घर अब चीरहरण का केंद्र बन गया है? क्या केजरीवाल धृतराष्ट्र बनकर दुर्योधन और दुशासनों से अपने वहां पर चीरहरण कराएंगे? मुक्तदर्शक बन के देश में बैठा रहेगा? इतना उसने कहा मेरे को मासिक धर्म आ रहा है, मैं टीवी बोलना नहीं चाह रहा था, वो बोल रही, चिल्ला रही है, मेरे को पीड़ा हो रही है, उसको घसीटा जाता है, मारा जाता है। वो अपील करती छोड़ने की, बचाने की। और ये लोग वो हैं कि जो महिला और देश के अंदर आवाज के लिए लड़ने वाले लोगों का ढोंग डाल के आते थे। और आज मैं हैरान हूं, ये मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी जी एक शब्द भी नहीं बोले। एक शब्द तो बोल देते तो महिला के लिए। वो मोहब्बत की दुकान की दूसरी पार्टनर श्रीमती प्रियंका वडेरा गांधी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कौन सी लड़की है और किसके लिए लड़ सकती हैं? स्वाति मालीवाल के लिए 2 शब्द नहीं बोल सकती। ये कैसा ढोंग है? ये ढोंगी हैं, इनका ढोंग जनता पकड़ चुकी है। आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे थे, दिल्ली की सीएम है वो। उन्होंने अभी हाल ही में ईडी का जो प्रकरण हुआ उसको लेकर वो अभी तक टोटली सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। मैं पवार साहब निवेदन करूंगा आपसे, मैं जो शब्द कह रहा हूं इनकी पुष्टि करेगा, लेकिन लगाइएगा जरूर, छपिएगा जरूर। अरविंद केजरीवाल को 12 बार नोटिस हुआ, वो एक बार भी एजेंसीज के पास नहीं गए। जो वो अरेस्ट हुए वो खुद कोर्ट जाके उन्होंने अपील की, तो कोर्ट के आदेश से अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद उन्होंने जो जमानत के कागज लगाए, उस पर जो जज ने टिप्पणी की है वो सार्वजनिक जीवन के में मरने जैसी है। कि जब देश की न्यायालय का एक न्यायाधीश कहता है कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर यू आर करप्ट एंड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी यू आर करप्ट, ऐसे लग रहा है कि ये पार्टी नहीं, ये भ्रष्टाचार करने का एक गैंग है। दीज वर्ड्स अगर इस्तेमाल होते हैं तो सार्वजनिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति, और बाहर आके ऐसे बिहेव किया जा रहा है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन से छूट के आए कोई बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी है, और वो बाहर आकर कह रहे हैं
अल्पमत की जमानत मिली है, फुल जमानत मिली है, अल्प जमानत की 2 तारीख को हाजिर हो, केजरीवाल आवाज लगने वाली है। और वो केजरीवाल बाहर आके कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी हूं। अरे आप शराब घोटाले में धोखाधड़ी करने, जालसाजी करने, भ्रष्टाचार के केस में अंदर हैं, जिसके पुख्ता सबूत अदालत के पास है। अदालत ने आपकी जमानत रद्द करते हुए कहा था कि आपके पास, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। लेने वाला भी है, जिसके पास गया पैसा वो भी है और देने वाला भी है। दोनों मान रहे हैं कि हमने पैसा केजरीवाल को दिया, देने वाला कह रहा है मैंने केजरीवाल को दिया, केजरीवाल ने गोवा में जहां भेजा वो भी मान रहे हैं। होटल का बिल भी बता रहा है कि केजरीवाल वहां रहे, केजरीवाल साहब का मोबाइल गुम हो गया, बाकी सब याद है। मोबाइल कहाँ रखा भूल गया है। 16 मोबाइल टूट गए हैं, वो 16 मोबाइल कहाँ गए, क्यों तोड़े गए, ये 17वां मोबाइल कहाँ गुम हुआ है। ये क्या लूट का माल छुपाने के लिए आप ढोंग कर रहे हैं। देश को लूटा आपने। केजरीवाल साहब की एक बड़ी स्टेटमेंट आजकल चल रही है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी, उनका पत्ता साफ कर दिया जाए। ऐसा है कि आप झूठ जितना मर्जी बोलिए, नरेंद्र मोदी जी हम सबके नेता हैं। बट इस स्टेटमेंट भारत का के उनको नेता क्या हैं। फायदा, बस इस स्टेटमेंट का उनको फायदा क्या। भ्रम पैदा करना, और वो मास्टर है भ्रम पैदा करने के। ये चलेगा नहीं। खुद पार्टी ने, अमित शाह जी ने स्पष्ट किया वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। नहीं, बट आपको लगता है कि जो देश की जनता है वो भ्रम में फंस जाती है। भ्रम पैदा करने वाले तो यहां भी देखिए ना, हम 90,000 करोड़ रुपए का किसानी कर्जा माफ करेंगे। आप देखिए भगवंत मान साहब को 2.5 साल हो गए, हुआ माफ। भ्रम में फंस गए लोग। हर घर में नौकरी देंगे, भ्रम में फंस गए लोग। हर घर बिजली फ्री होगी, आपके घर बिजली फ्री हुई, आपके घर हुई नहीं हुई, हो ही नहीं सकती, लेकिन भ्रम में फंस गए लोग। ट्रकों में फार्म भरे गए नौकरी के, हर घर मोबाइल पहुंचेगा। 80% जो दावा किया जा रहा है पंजाब सरकार की ओर से कि मैं 80% 80 में लोगों मैं के और बिल आप नहीं आ बैठे रहे। हैं, मेरे घर तो हुई नहीं, आपके घर हुई, मेरा बिल नहीं इनसे आ रहा। पूछिए किसी के घर नहीं हुई। मेरा बिल तो नहीं आ रहा, बिल आना है, आएगा ही। मतलब बाद में इकट्ठा आएगा। बिल तो भाई साहब आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूट दीजिए कि ये पैसा कौन देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं गरीब के घर की बिजली माफ करूंगा। माफ यानी उसके घर पे सोलर लगाऊंगा, और उस सोलर से उसके घर का बल्ब जलेगा, उसके सोलर से उसके घर का पंखा चलेगा। ये उन्होंने घोषणा की। मतलब आप कह रहे हो कि कोई आपको सब्स्टिट्यूट आपको दिया। कोई सामने बताना पड़ेगा। हमने कहा हर व्यक्ति को शौचालय देंगे, हमने दिया, हर घर में शौचालय बना दिया। हमने कहा हर घर पे रसोई गैस होगा, दिया। लेकिन कोई कहां से पैसा आएगा, सरकार के पास तो रोड बनाने के लिए पैसा नहीं। आपने केजरीवाल साहब की बात करी कि उनको कोर्ट से राहत मिल गई है, तो कोर्ट से जो राहत मिली है उससे लगता है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां थी उनकी पैरवी कमजोर हो गई है। आप उस ऑर्डर को सुनिए या पढ़िए। उस ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि ये जमानत चुनाव में आपकी अपील के लिए दी गई है। कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी फंडामेंटल राइट है, वैसे वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन मेरा राइट है मैं चुनाव में जाऊं एज ए पार्टी प्रेसिडेंट। 2 तारीख को हाजिर होना, ये कह के हल्फिया देकर आप वहां से आए हैं। केस की कमजोरी के कारण जमानत नहीं मिली है, वो रिजेक्ट हुई है। एक तरुण जी, बड़ी चर्चा है, कहते हैं कि भाजपा में एक वॉशिंग मशीन है भाजपा, जो वॉशिंग मशीन में आता है वो पाक साफ हो जाता है। जब तक भाजपा में नहीं होता उसको ईडी भी घेरती है, उस पर करप्शन के आरोप भी लगते हैं, लेकिन भाजपा में आते ही वो साफ हो जाता है। ये आप क्या एक है? केस बताइए जिसको हमने, जो भाजपा में आया हो, पहले तो हम लेते नहीं। नहीं, अगर विपक्ष आरोप मैं आपको बताता हूँ, कोई एक केस वो बताए कि हमने, वो आया था और हमने उसके केस वापस ले लिए। कोई आया होगा लेकिन हेल्प नहीं की, इसके कारण कहीं वापस भी चले गए। पॉलिटिकल पार्टी में सदस्यता सबके लिए ओपन होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के समूल नाश के लिए काम करती है और जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। आज 10 साल की सरकार है। राहुल गांधी जी की 10 साल की कठपुतली मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आधे मंत्री जेल में थे, आधे बेल पे थे, आधे उसके बाद जाने वाले हैं। अभी आप मेरे को बताइए, राहुल गांधी जी पे जो केस चल रहा है हमारी सरकार के समय में है, इनकी सरकार के समय का चल रहा है। यो करुणानिधि की बेटी कन्नूमज्जी पे जो केस है वो इनकी सरकार के समय का भ्रष्टाचार का केस है। दयानंद मारिन पर भ्रष्टाचार का केस है, इनकी सरकार के समय का भ्रष्टाचार का केस है। मधु कोड़ा पर केस है, इनकी सरकार के समय का केस है। आज कह रहे हैं कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को हाथ मत लगाओ, चाहे वो जितना मर्जी लूट लें। झारखंड मुक्ति मोर्चे पर जो केस बना था भ्रष्टाचार का, वो आपकी सरकार के समय बना था।
आपने कार्रवाई नहीं की, हमने कार्रवाई की है और हमारी कमिटमेंट है, देश के गरीब का माल लूटने वाले बाहर नहीं रहेंगे, जेल जाएंगे और उनसे पाई पाई वसूल करके देश के खजाने में लाकर गरीबों के घर पहुंचाई जाएगी। तरुण जी, इस बार के चुनाव जो लोकसभा के हो रहे हैं उसमें दल बदलने वालों की बड़ी भीड़ रही और भाजपा ने खूब लपके। तो क्या जो ये बाहर से लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है भाजपा को, क्या भाजपा के पास जो निष्ठावान लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, उनकी कमी है क्या? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए ऐसा है कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी 23 और 3 की पार्टी थी। हम 94 विधानसभा और 10 लोकसभा नहीं लड़ते थे, हमने वो गेट खोले हैं। जब वहाँ हमारे लिए, हमारे वहाँ कार्यकर्ताओं के लिए पहले गेट ही बंद था, अब वहाँ पर जहाँ हम 10 नई सीटें लड़ रहे हैं वहाँ लोग आएंगे ही। और दूसरी बात है, देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी जहाँ विश्व में भी कहीं डिक्लाइन पर आती है, जब अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ती है, आप बताइए कौन कांग्रेसी रहेगा जब पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहे कि तिरंगा जाके जमा करा दीजिए मुस्लिम लीग को। पर तरुण जी एक बहुत बड़ी बात है जो पंजाब में, आप किसी पंजाब में नेता को बाहर से, बुलाकर उसी को खिलाने वाले बिस्किट कुत्ते को खिला के कहें कि आप खा लें, कौन रहता रहेगा? पर पंजाब में जिस तरह से भाजपा ने इंपोर्ट किया लोगों को, खुद भाजपा का जो वर्कर है वो थोड़ा सा मायूस है। कारण ये है कि वो बरसों से काम कर रहा है, हम उससे काम करवा रहे हैं, वो दरी भी बिछवा रहे हैं, वो पानी भी पिला रहा है नेताओं को, भाजपा वो के हर कार्यकर्ता स्तर पे काम कर रहा है। लेकिन जब टिकट देने का टाइम आता है हम बाहर से लोगों को ले आते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 सीटों पर हम बढ़े हैं उसके कारण पंजाब में हमने काफ़ी लोगों को लिया और अभी भी गेट ओपन है। राजनीतिक दलों के गेट बंद नहीं किए जा सकते। लेकिन आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी में कोई क्यों रहेगा जो पार्टी सत्ता के लालच के लिए दिल्ली में केजरीवाल से समझौता कर रही है, हरियाणा में केजरीवाल से समझौता कर रही है, और वही केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस के लोगों को अंदर कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस के लोगों ने झाड़ू पकड़ रहा है और बोल रहे हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी भाईचारा भाईचारा, और पंजाब में आते ही आम आदमी पार्टी भाई और कांग्रेस चारा बन जाती और चारे को काटा जा रहा है, अंदर किया जा रहा है। ये जो ड्यूल पॉलिटिक्स है जनता उसे बर्दाश्त नहीं करती। आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब की जब भी बात होती है तो भाजपा के साथ अकाली दल की याद सबको आ जाती है। पंजाब में भाजपा ने अभी अकाली दल के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है, तो क्या इलेक्शन के बाद कुछ ऐसी संभावना दिख रही है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का 3 दशक गठबंधन रहा। हमने बहुत चुनाव, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा चुनाव हमने मिलकर लड़े। वो सब चुनाव हमने इसलिए 97 में हमने समझौता किया था कि हमें लगता था कि पंजाब की शांति के लिए, पंजाब की समृद्धि के लिए, पंजाब के विकास के लिए अकाली दल के साथ जाना जरूरी है। आज हमें समझ है कि आज अगर पंजाब को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में आना है, और बड़े भाई की भूमिका में आए हैं। और हम पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों का हमने विश्वास जीता है। पंजाब के लोगों को आज दिख रहा है कि भविष्य की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब को डेफिसिट से, चाहे वो फाइनेंशियल डेफिसिट है, चाहे विश्वास का डेफिसिट है, और चाहे विकास का डेफिसिट है। आप देखिए पंजाब से नौजवान ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और कोई उस बच्चे को अगर हम कहें कि रुक जा, वो कहाँ रुकूं? जहाँ सर्विस सेक्टर फेल है, जहाँ इंडस्ट्री फेल है, जहाँ कॉमर्स फेल है, जहाँ पर फार्मिंग सेक्टर ग्रोथ पर नहीं है, मैं कैसे रुक जाऊं? पर अकाली दल के साथ कोई संभावना है पोल इलेक्शन कुछ? हम भारतीय जनता पार्टी ताकत से आगे बढ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर अकेले जनता की सेवा के लिए प्रस्तुत। पंजाब में जो किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो नेशनल मुद्दा भी है, पंजाब का मुद्दा भी है, तो क्या ये नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को टैकल, जो किसानों का मुद्दा था उसको टैकल करने में कहीं चूक गई? ऐसा है कि भ्रम पैदा किया गया। जो लोग नीचे बैठे थे, जिन्हें लगता था कि इस मुद्दे पर हम राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, उन्होंने किसानों को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकी। आप देखिए 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि का पैसा सीधा जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो जा रहा है। किसान का फसल बीमा योजना का पैसा करोड़ों रुपए सीधा उनके अकाउंट में जा रहा है। आज से पहले कभी कोई किसान एक दाना फसल बेचता था तो उसे एक दाने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता था अपनी पेमेंट लेने के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी योजना बनाई है, किसान अपना दाना
जमा कराता है तो उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। नो बिचौलिया, तरक्की के लिए नए साधन दे रहे हैं, नए बीज दे रहे हैं। यूरिया, आपको याद होगा 3-3 कॉलम की खबर आपके अखबार में छपती थी कि यूरिया लेने के लिए पुलिस फोर्स लगाई, फिर भी लाठीचार्ज हुआ। आज एक घटना पिछले 10 साल से दिखी कि किसान को यूरिया नहीं मिला और यूरिया ब्लैक हुआ। दोनों चीजें नरेंद्र मोदी जी ने बंद करा दी। खुला यूरिया दिया, जितना चाहिए लीजिए, और ब्लैक मार्केट बंद हो गई। आज किसान को यूरिया मिल रहा है। किसान की मिट्टी की जांच के लिए जांच केंद्र हैं, बीजों के लिए उसे अलग अलग प्रयोगशालाएं दी जा रही हैं। और फार्मिंग बजट 11,000 करोड़ था देश का, आज 1 लाख 1.25 करोड़ रुपया तरुण कृषि जी, बजट बड़ा बना। सवाल है कि इतना कुछ मोदी सरकार किसानों के लिए कर रही है, तो क्या किसानों को ये चीजें नजर नहीं आ रही? किसान क्यों विरोध कर रहे हैं बार ऐसा बार? है, किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक तो क्या भाजपा उनको टैकल नहीं कर पा रही? हम समझाएं और समझाएंगे। आप देखिए, आज लोगों को समझ आया है कि ये जो लोग उनको फुसला रहे थे, झूठ बोल रहे थे, वो नंगे हुए हैं। आप तरुण जी जम्मू कश्मीर के भी प्रभारी हैं, थोड़ा पंजाब से बाहर निकलते हैं, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा ठंडे एरिया में चलते हैं। जम्मू कश्मीर के आप प्रभारी हो, तो जम्मू कश्मीर में जब बात होती है तो सबसे पहले होता है कि चुनाव कब होंगे जम्मू कश्मीर में। ऐसा है कि चुनाव सितंबर से पहले होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ है, और सितंबर से पहले चुनाव होंगे। तो क्या उसके लिए पार्टी की तरफ से तैयारी पूरी की जा चुकी है? भारतीय जनता प्रशासन की पार्टी तरफ तो से? पहले भी तैयार थी। आप देखिए, जिन्होंने पूरे देश के अंदर परिसमन हुआ, पूरे देश में हुआ, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, पेंडिंग चलता आ रहा था, क्योंकि 3 परिवारों को लगता था कि मोनोपोली बना कर रखनी। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, गांधी नेहरू परिवार, ये 3 परिवार लगातार 7 दशकों से जम्मू कश्मीर को लूट रहे थे। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंका। पर कश्मीर में जब 370 भाजपा ने हटाई, भाजपा सरकार ने हटाई, तो 370 हटाने के बाद कश्मीर में खुद भाजपा कहीं इलेक्शन में नजर नहीं आई लोकसभा। ऐसा है कि हमने 370 चुनाव जीतने के लिए नहीं हटाई, हमारी कमिटमेंट है 370 टूटनी चाहिए। और दूसरी बात, 370 और 35 से टूटने के बाद आज जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे टेररिज्म कैपिटल बना दिया था ना जम्मू कश्मीर को, आज वो टूरिज्म कैपिटल है। भारत का एक ऐसा प्रांत है जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं और करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं। कहीं आपका भी दिल करेगा तो आपको भी वहां कमरा बुक कराने के लिए दिक्कत आएगी, इतना टूरिस्ट वहां आया है। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री जी वहां पर, मोदी जी ने विकास और विश्वास दोनों हाथ में लेकर, एक में विकास एक में विश्वास, आज लोग मोदी जी के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर उनको चाह रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर का केवल टूरिज्म नहीं, जम्मू कश्मीर का शॉल उद्योग, जम्मू कश्मीर का ऊन उद्योग, जम्मू कश्मीर का बैट उद्योग आज चरम पर है। आज पिछले 20 सालों में कभी 200 दिन स्कूल छोड़िए, 20 दिन स्कूल नहीं चलता था। आज जितने दिन जलंधर, अमृतसर, लुधियाना और दिल्ली में स्कूल चलता है, उतने दिन कश्मीर में बांडीपुरा, अनंतनाग और श्रीनगर में चलता है। एक विपक्ष बहुत बड़ा आरोप लगाता है, कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली जाएगी तो नागरिकता संशोधन बिल है जो CAA, वो भी चला जाएगा। क्या ये इतना आसान है? देश के जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो देश को जानते नहीं हैं। भारत के अंदर कोई भी कानून संसद लाती है, और ये पार्लियामेंट के फैसले से, आप मेरे को उनसे यही प्रश्न पूछिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों को, वहां रहते सिखों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को, बुद्धिस्ट को, जैन को वहां मरने दें? ईश निद्दा के नाम पर उनको फांसी पे चढ़ने दें? करोड़ों की तादाद थी, आज परसेंटेज 0 पर पहुंच गई है। वो लोग कहां गए? भूमिगत हो गए, मार दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इतिहासक गुरुद्वारा है, उसके ग्रंथी की बेटी को दिन दहाड़े उठा के ले आ जाता है, और भारत सरकार डांटती तो बेटी घर पहुंचती और उसको मुस्लिम बना दिया जाता है। क्या उनको संरक्षण देना, उनको नागरिकता देना गलत है? अफगानिस्तान में, आज अफगानिस्तान में हरि सिंह नलवा जी के समय में काबुल में सिख रहते थे, गुरुद्वारे थे। आज सिर्फ 500 सिख बचे हैं, और वो भी ट्रांजिट वीजा पर वहां जा रहे हैं। वहां श्री गुरु ग्रंथ साहब वहां से सिर पर लाकर गुरुद्वारों में से बम्बों से मारा जा रहा। क्या उनको नागरिकता देना गलत है? क्या बांग्लादेश में जो
हिंदुओं को सताया जा रहा है, बुद्धिस्ट को सताया जा रहा है, उनको वहां से लाकर नागरिक देना गलत है। जो 2014 से पहले तड़प तड़प कर जो अपनी जिंदगी, अपना घर छोड़कर, अपना जमीन छोड़कर यहां शरण लिए हैं, उनको नागरिकता देना गलत है। वो शरण तो यहीं लिए हुए हैं। हम एक तरफ तो भारत के अंदर बैठे अल्पसंख्यकों के लिए हर बात करने को तैयार हैं। भारत अल्पसंख्यक मंत्रालय चलाता है, करोड़ों अरबों रुपए देता है, लेकिन आसपास के देशों में बैठे अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं। ये दोहरा मापदंड नहीं है कांग्रेस का। क्या वहां बैठा अल्पसंख्यक नहीं, उसको आप मार दो, ईश निंदा के नाम पर उसको फांसी पे चढ़ा दो, उसकी बेटी का बलात्कार कर दो, और उसके लिए आवाज उठाती है भाजपा। मेरे को बताइए, 15 अगस्त 1947, हम तो पंजाब के लोग हैं, हम कहते हैं देश का विभाजन हुआ, विभाजन तो पंजाब का था। 2 करोड़, दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रांसफर हुआ, 2 करोड़ लोग यहां से गए, 2 करोड़ लोग भारत के विस्थापित हुए, 20 लाख लोग मार दिए गए, लाखों बेटियों का बलात्कार हुआ। अगर भाजपा 14 तारीख को विभीषिका दिवस मनाती है, होलोकास्ट दिवस मनाइए आप, कोई रोक नहीं रहा, पूरा वर्ल्ड मना रहा है। अरे भारत के उन 20 लाख लोगों को देश की आजादी के 70 साल बाद भी कोई मनाता है, तो आप उस पर टैग लगाते हैं सांप्रदायिकता का? क्या वो बेटियों के बलात्कार, वो मारी गई लाशें, कटी हुई लाशों के ढेर जो ट्रेनों में भरकर अमृतसर, जलंधर, लुधियाना में आए थे, हम भूल जाएं? तरुण जी, एक मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। पंजाब में लास्ट चरण में इलेक्शन होगा 1 जून को, तो अभी तक कोई खास बड़ा नेता पंजाब में नहीं आया है, तो आने वाले दिनों में कौन से बड़े नेता पंजाब में आ रहे हैं जो प्रचार कर सकते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, माननीय गृह मंत्री भी आएंगे, माननीय रक्षा मंत्री भी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे, योगी जी भी आएंगे, सभी आएंगे। सभी पंजाब की जनता से बात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और पंजाब में कमल खिलेगा। मैं दूर से देख रहा हूं कि पंजाब बदल रहा है, पंजाब में कमल खिलने वाला है, विकास होगा, पंजाब आगे बढ़ेगा और डेफिसिट से निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी जीत गई अगर, तो उसकी प्राथमिकताएं क्या होगी देश के लिए? 3 करोड़ गरीबों को और मकान देना, देश को डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ाना, विकसित भारत की ओर लगातार तेजी से आगे बढ़ना, देश के अंदर मुद्रा लोन के द्वारा, स्किल के द्वारा नए रोजगार पैदा करना, भारत को एक संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, और भारत की अर्थव्यवस्था को जो मोदी जी 14वें 12वें नंबर से 5वें नंबर पर लेके आए हैं, उसे 3रे नंबर पर लेके जाना। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, सदन के अंदर खड़े होकर संकल्प लिया था, गंदगी मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, जात पात के विष मुक्त भारत, विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र भारत, वो बनना है। और आज पूरा विश्व देख रहा है भारत की गति को। आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज दुनिया के अंदर पर्यावरण का नेता भारत है। आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत है, और तेजी से बढ़ता हुआ भारत विश्व के अंदर शांति का, समृद्धि का, विकास का संदेश लेके आया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंजाब में कितनी सीटें ले रही है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी 13 की 13 सीटों पर मजबूती से लड़ रही है। श्योर हो आप? जनता आशीर्वाद देगी, हम 13 सीटें मजबूती से लड़ रहे हैं। सारी सीटें ले जाओगे? चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए कौन चुनाव लड़ता नहीं, है? चुनाव लड़ तो रहे हो आप, सारी सीटें जीतने का दावा भारतीय कर रहे हो। जनता पार्टी पंजाब के अंदर पूरी मजबूती से 13 सीटों पर लड़ रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि पंजाब की जनता जिस तरह से आम आदमी पार्टी से हताश है, निराश है, जनता के मन में कुंठा है, वो इनको जवाब देना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है। तरुण जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे तरुण चुग, जिन्होंने हमारे साथ बात करी। राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर इन्होंने दावे किए हैं, कुछ दावे भी हैं और विपक्ष को लेकर कुछ सवाल भी हैं। खैर, विपक्ष सवालों के जवाब खुद देगा, लेकिन जो दावे हैं वो हम 4 जून को देखेंगे, वो दावे कितने सही होते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखते रहिए पंजाब केसरी। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।